ये सीसीडी बनने से पहले सीसीडी 1 के लोगों को हमने डिस्कस करना है कि माजी में उन्होंने क्या किया और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। नवीद सईद के क्रेडिट पे कोई 3 से चौथा एनकाउंटर नहीं है। वायरलेस पे अनाउंस किया नवीद सईद ने कि ये कोई गुलाम मुस्तफा खार है और ये कहते हैं कि जी मैं गवर्नर पंजाब हूँ और इसके पास वेपन है AK-47। गुलाम मुस्तफा खार ने नवीद सईद को गाली दी। नवीद सईद ने हमें वो गाली दे नहीं सकता, नवीद सईद ने वापसी गाली दी। आशिक मार्थ भले बहुत बड़ा क्राइम फाइटर, क्राइम के अगेंस्ट एक बड़ी जंग लड़ने वाला जंगजू, आशिक मार्थ साहब को महकमे ने डिसोन किया एक वक्त में आके। जिस डिपार्टमेंट के लिए मैंने ये कुछ किया, जिनके कहने पे किया, वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे। 13 एनकाउंटर्स हैं राना फारूक के क्रेडिट पे। फिर 1999 में इन्हें भी डिसोन कर दिया गया। संगीन नौयत के डाकुओं को, कातलों को, रेपिस्ट को, अगवा बराए तावान के मुल्जमान को, टेररिस्ट को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। उनमें से सिर्फ 3 बचे, एक आबिद बॉक्सर, एक उमर विर्क और एक राव अनवार। वो पुलिस अफसरान जो ताकत के नशे में अंधे थे, जिन्होंने डिपार्टमेंट के हर हुक्म को माना, असर रसूख कायम किया, पुलिस मुकाबलों में मुल्जमान की हलाकत को अपना मशगला बनाया और बाद में उनके साथ क्या हुआ कि महकमे ने खुद उनको डिसऑन कर दिया। माजी का सीसीडी स्क्वाड अंधेरों में गुम हो गया, आज का सीसीडी और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CIA ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अमान साहब। अच्छा ज़हीर साहब, सीसीडी बनाई गई, उसके बाद HRCP की रिपोर्ट आ गई, 900 से जायद लोगों को ठिकाने लगाया, पुलिस मुकाबले हुए। ये तो है हाल की बात। माजी में अगर जाते हैं तो इसी तरह CCD 1 या CCD स्क्वाड बनाया गया था, जो मुल्जमान को बाकायदा हलाक किया जाता था, टारगेट किया जाता था, पुलिस मुकाबले किए जाते थे। तो हमने ये सुना है कि पुलिस में जो ऐसे लोग थे, ऐसे किरदार थे, उनका अंजाम कुछ ठीक नहीं होता। आपने अच्छा नाम दिया CCD 1। देखिए ये हमेशा से है, इसे कोई भी नाम दे दें, इसे आप अवलीन सतह पे CIA या इसे आप एंटी डकैती स्टाफ या इसे आप अगर आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और फिर आप CCD का नाम दे दिया गया, तो बुनियादी तौर पे तो ये एक ही काम, हीनियस क्राइम के अगेंस्ट फाइट करना, बिल्कुल सही है, और जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। बिल्कुल सही। गए वक्तों में जो लोग बड़े बड़े अफसरान इस मामले में मारूफ अफसरान हैं, वो हैं राना मकबूल साहब हुआ करते थे, अल्लाह ताला उन्हें ज़रीके रहमत करे। वो रूह रवां रहे इन्हीं एक्टिविटीज़ के, बल्कि एक वक्त में तो मुझसे नाराज़ भी हो गए, मैं उनका ब्लू आइड था। जैसे कि नवीद सईद और इस तरह से और बहुत से ऑफिसर्स राना मकबूल साहब के मंजूर नज़र रहे हैं, हम भी राना मकबूल साहब के मंजूर नज़र हुआ करते थे। लेकिन हमारी परवाज़ हमेशा ऐसी रही है कि जो कहीं फट ना जाए। हाँ, यानी जवाबदेही हो तो अपने आप को डिफेंड किया जवाब दे सकें कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक। राणा साहब मुझसे नाराज़ हो गए एक वाक़े पे। हमने एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का इश्तहारी डाकू पकड़ा। उस डाकू के साथी को, ये था मुनव्वर, जो बड़ा मशहूर, मुनव्वरी बड़ा मशहूर गैंग हुआ, उसे हमने अरेस्ट करना था। मुनव्वर को अरेस्ट करने के लिए हम गए, उसके दस्ते रास हैदर उर्फ हैदरी, ये रायवन रोड और ये सत्तो कतला और हंजरवाल और मांगा मंडी तक जिनकी मार हुआ करती थी, राहजनी करते थे, हाईवे रॉबरीज करते थे, ट्रकों को लूट लिया करते थे, तो वो गैंग था। ठीक है। साथी को अरेस्ट करने के लिए गए, वहाँ पे मुकाबला हो गया। मुकाबला किस नौइयत का हुआ कि वो पूरे का पूरा गांव प्रोटेक्शन देता था उन लोगों को, अपने क्रिमिनल्स को। ठीक है। और वो वहीं के रहने वाले थे। निशानदेही पे हम गए थे हैदरी के, मुनव्वर को अरेस्ट करना था। जब वहां पे हम पहुंचे तो पूरे का पूरा गांव हमारे मध्य मुकाबला किया। बिल्कुल सही है। शदीद किस्म की घमसान की जंग हुई। हम मुख्तसर लोग थे, मतलब फायर नहीं चले, वैसे घमसान की जंग। ठीक है। उस घमसान की जंग में नतीजतन हैदरी भी हमारे साथ था, गांव की खवातीन भी हमलावर हो गई। और जब खवातीन हमलावर हो जाएं तो आप बहुत बेहतर समझते हैं कि सूरत हाल क्या हो सकती है। वायरलेस पे हमने अनाउंस कर दिया, राना मकबूल साहब हमारे SSP थे, वायरलेस पे वापसी जवाब आया कि डट के मुकाबला करना है, तकड़े होकर मुकाबला करना है, और मुल्जमान जो हैं, ये जो डाकू हैं, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना है। ये वायरलेस मैसेज SSP लाहौर की जानिब से रवां दवां था। और भी बहुत सी सरकारी गाड़ियां मदद के लिए वहाँ पहुँच गई। बहरकैफ हम उस मामले में कामयाब हो गए।
मैंने मुसलसल वहाँ पे तकरीबन कोई 22 मिनट तक एयर में फायर किया, मुसलसल गांव को रोके रखने के लिए। मेरे साथ जो मेरे 4 जवान थे वो भी तकड़े जवान थे, हमने मुल्ज़मान को हाथों से नहीं जाने दिया। लाला रोशन हमारे साथ एक बड़े मशहूर व मारूफ किरदार हुआ है पुलिस का, बड़ा तगड़ा अफसर था, वो मेरे दस्ते रास थे। उन्होंने पूरा भरपूर मेरा साथ दिया, कमर से कमर मिला के हमने वहाँ मुकाबला किया और हम उनको वहाँ से मुनव्वरी को लाने में कामयाब हो गए। लेकिन वायरलेस पे वो मैसेज मुसलसल चल रहा था डट कि मुकाबला जारी रहना चाहिए, डट के मुकाबला ये करें। मैसेज था एसएसपी राणा मकबूल साहब, राणा मकबूल साहब का मैसेज ठीक था। है। यकीन कीजिएगा, मैं मैसेज दे रहा हूँ कि सर मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए, मुल्ज़मान मेरी हिरासत में है और हम रवाना हैं जनाब अपने हेडक्वार्टर के लिए। लेकिन मुझे आगे से वायरलेस ये मैसेज मिलता था, मैं समझ नहीं पा रहा था, मतलब मेरे कि इनके मैं साथ क्या असल करना में है? वहाँ सूरत हाल कुछ इस किस्म की थी कि वैसे ही आप वो मुकाबला समझ रहे थे? मैं वो मुकाबला समझ रहा था और मैं बता रहा हूँ कि नहीं सर, हम अब कामयाब हो चुके हैं और हम वहाँ से निकल आए हैं। और असलम साई साहब अपनी मुजाहिद स्क्वाड के साथ घेरा डाल लिया। मतलब मैं मॉब से लेके मुल्ज़मान को निकल आया हूँ, मेरा टारगेट पूरा हो गया। लेकिन वहाँ से फिर मैसेज आ रहा है राणा मकबूल साहब का कि मुकाबला जारी रहना चाहिए और डट के करना है। हाँ, मैं मुल्ज़मान को लेके पहुँच गया, मेरे एएसपी थे एहसन महबूब, उनको जाके बताई सारी सूरत हाल। तो वो कहने लगे राणा साहब थे नाराज़ हो गए, पुत्र तू आप पे निपटना है। 15 दिन राणा मकबूल साहब, जिनका मैं इंतहाई महबूब मातहत था, मुझसे वालहाना इश्क करते थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, मुझसे नाराज़ हुए इस बात पे कि ये जिंदा कैसे आ गए। हाँ, कि मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ और तुम्हें बात नहीं। मैंने कहा सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये समझ में नहीं आया। हाँ, और वैसे भी अगर समझ में आ जाता, मेरे क्रेडिट पे कोई ऐसा इनकाउंटर नहीं है। अच्छा, आपने इनकार ही किया? कोई ऐसा इनकाउंटर नहीं है जिसमें मैंने बंदा पकड़ लिया और फिर मारा है। हाँ, एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़मीर मुतमईन होता है कि जब कहीं रेप हुआ हो बहनों का, बेटियों का, बिल्कुल सही है, तो फिर तो ज़मीर मुतमईन है कि उनके लिए सजाए मौत है, लिख दिया गया, वो लुक़मा अजल बने। बिल्कुल सही है। तो राणा मकबूल साहब के दौर में, अहमद रज़ा ताहिर साहब के दौर में, हाजी हबीबुर रहमान साहब के दौर में, और फिर बादहू पुलिस एनकाउंटर्स होते रहे। सीसीडी का और सीसीडी 1 का, अच्छा नाम दिया आपने, बड़ा मज़ा आया। इनमें फ़र्क क्या था? हाँ, ये सीसीडी बनने से पहले सीसीडी 1 के लोगों को हमने डिस्कस करना है। हाँ, कि माजी में उन्होंने क्या किया और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। नवीद सईद, बदनामे ज़माना इंस्पेक्टर, बदनामे ज़माना कह लें या आप उन्हें बदतमीज़ कह लें या उन्हें आप मोटे दिमाग का कह लें, नवीद सईद के क्रेडिट पे कोई 3 से चौथा एनकाउंटर नहीं है। अच्छा, तो इतना मशहूर क्यों हुआ? उनकी मशहूरी की चंद एक वजूहात हैं। मशहूरी की वजूहात ये हैं कि नवीद सईद गालबन 1984 में या 85 में पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हैं कसूर से, और पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हैं कबड्डी की बेस पे। हाँ, बिल्कुल सही है, पहलवानी की बेस पे। हालांकि वो खिलाड़ी नहीं थे, एक पुलिस ऑफिसर थे, वो कबड्डर थे, उनके साथ बरादरी सिस्टम के तहत उन्होंने नवीद सईद को अच्छे ओबलाइज किया गया। नहीं, वैसे था तकड़ा, पूरा पहलवान था। ठीक है। नवीद सईद को पुलिस सर्विस ज्वाइन हो गए बतौर असिस्टेंट, टेम्पररी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, TASI। और फिर उसके बाद एक कबड्डी की टीम थी, वो जीती, तो उसमें नवीद सईद साहब जो हैं वो प्रमोट भी हो गए बड़ी जल्दी, वो सब इंस्पेक्टर हो गए। नवीद सईद साहब का क्या खासा था कि वो पंगा लिया करते थे। मतलब जैसे एक ड्यूटी के दौरान करबला गामेशा, बड़ा मशहूर हुआ वाकया, ड्यूटी पे थे और वहाँ पे इत्तफाकन आबिद बॉक्सर, ये या आबिद बॉक्सर लोहारी था या नवीद सईद लोहारी थे, और ये उसी ड्यूटी लगी करबला गामेशा ड्यूटी पे हैं, दोनों SHO साहबान मुहर्रम के। ठीक है। वहाँ पे गुलाम मुस्तफ़ा खर, एक बहुत नामवर गवर्नर पंजाब हुए, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब तशरीफ़ ले आए। अच्छा। नवीद सईद उस गेट पे खड़ा था, बिल्कुल करबला गामेशा के सामने, चौक में। गाड़ी में बड़ा वेपन था, मीन्स के AK-47 गाड़ी में नजर आई। नवीद सईद ने गाड़ी रोक ली, और पता भी है नवीद सईद को कि गवर्नर की गाड़ी है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, वो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ जो वाकया पेश आया वो सुनने लायक है। नवीद सईद ने गाड़ी रोकी,
गाड़ी का शीशा नीचे हुआ, मर्सिडीज़ गाड़ी है वो जो एग्जेक्टिव कार, उन्होंने कहा कि मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार हूँ और मैं गवर्नर पंजाब हूँ। उन्होंने कहा मैं नहीं तन जानता। नवीद सईद ने कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, ए क्लाशनकोव का लाइसेंस दे। उन्होंने कहा मुझे, मैं ऑथराइज्ड हूँ बीइंग गवर्नर पंजाब, ये वेपन्स मेरे लाइसेंस्ड वेपन्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ मंजूरी के तहत मेरे पास मौजूद हैं। एंड हु द हेल आर यू? उन्होंने कहा मेरा नाम नवीद सईद है। तो इन्होंने असले का लाइसेंस मंगा या मैनू की पता तू कौन है? थे कई कहते ने असी गवर्नर है। नवीद सईद ने कहा गवर्नर पंजाब को, और वायरलेस पे अनाउंस किया नवीद सईद ने कि ये कोई ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार है और ये कहते हैं कि जी मैं गवर्नर पंजाब हूँ और इसके पास वेपन है AK-47 और मैं जाने नहीं दे रहा इन्हें, और मैंने नहीं इन्हें जाने देना, ये मुझसे लड़ रहे हैं। ये वायरलेस पैगाम सुन के उमर सलीम चीमा थे SP सामने लोअर माल, हाँ वही ऑफिस था, वो वहां पहुंचे भागे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने आगे सल्यूट किया गवर्नर साहब को और वो उन्हें कहा कि जी आप जा सकते हैं। गवर्नर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार ने नवीद सईद को गाली दी। हाँ, वो टेढ़ी तबीयत के मालिक थे वो भी। नवीद सईद ने, मैं वो गाली दे नहीं सकता, नवीद सईद ने वापसी गाली दी। ना करें सर, ये आबिद बख्शर सलामत हैं। हाँ। वो विटनेस है इस वाक़े के, और ये ज़बाने ज़दे खासो आम हुआ हम तक जब ये बात पहुंची। हमारे लिए ये कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं, क्योंकि आप नवीद सईद को जानते थे। अच्छा, गवर्नर पंजाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार की गाड़ी में असला था, वेपन थे जो होते हैं, और उसको गाड़ी को रोका नवीद सईद ने। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार ने गाली दी तो जवाबन नवीद सईद ने जी नवीद सईद ने गाली दी। नवीद सईद वॉज SHO शाहदरा। हाँ। अब ये मैं वजह बता रहा हूँ कि नवीद सईद की जो वजह शोहरत है, हाँ, वो वजह शोहरत एनकाउंटर्स नहीं है, एनकाउंटर्स उसकी वजह शोहरत नहीं है। हूड़ मत होना, बदतमीज होना। पित्ता उसका यकीनन बड़ा मजबूत था। उसने कौन सी जगह है जहां उसने पंगा नहीं लिया? ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा था, एक इंक्वायरी आ गई। उस इंक्वायरी के सिलसिले में वलायत शाह थे DSP हेडक्वार्टर, बड़े शरीफ आदमी। वलायत शाह साहब इंक्वायरी के लिए आए, कोई तलखी हुई, नवीद सईद ने कुंडी लगा ली अंदर से। और इंक्वायरी नवीद सईद की होनी थी, अभी नवीद सईद की इंक्वायरी थी। नवीद सईद ने लंबा डाल के वलायत शाह को इतना मारा कि वो बेहाल हो गए। वलायत शाह DSP थे और ये सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर ने DSP को कमरा बंद करके पीटा। नतीजतन वलायत शाह भी सस्पेंड हुए, नवीद सईद भी सस्पेंड हुए। और मजे की बात यह है कि नवीद सईद पहले रीइंस्टेट हो गए, वलायत शाह बाद में रीइंस्टेट हुए। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या, शाहिद हसन गालबन, ये शाहिद महबूब, शाहिद DIG थे, गालबन शाहिद हसन ही थे। नवीद सईद वॉज SHO शाहदरा। SHO शाहदरा होते हुए नवीद सईद ने वहाँ बेले में, जंगल में खुदाई हुई और वहाँ पे एक ज़ख़ीरे में वेपन्स मिल गए, बड़ी तादाद दबे हुए। वो वहाँ पे शाहिद हसन साहब भी पहुँचे। किसी एक बात पे, कोई डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए शाहिद हसन साहब की उसके साथ तलखी हो गई। नहीं, वो सिटिंग DIG। नवीद सईद ने, अब मैं वो कुछ नहीं बयान कर सकता, जो वहाँ की गालियाँ दी, वहाँ पे बहुत सख्त गुफ्तगू हुई DIG के साथ। नतीजतन ऐसे वाक़यात में, ऐसे मामलात में मुअत्तलियाँ हो जाया करती हैं, लेकिन वो फिर बहाल भी हो जाते थे। नवीद सईद मेजर अकरम साहब के मंजूर नज़र थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। DIG राना मकबूल साहब के बड़े मंजूर नज़र थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। अहमद रज़ा ताहिर साहब हो गए, हाजी हबीबुर रहमान साहब हो गए, और एक फिर जस्टिस थे हाई कोर्ट के मंजूर साहब। वो नवीद सईद को अपने बेटों की तरह समझते थे। तो नवीद सईद की बैकबोन जो थी वो बड़ी मजबूत थी, और वो किसी को खातिर में नहीं लाता था। ये थी नवीद सईद की बुनियादी तौर पे वजह, शोहरत। अब आए उन इनकाउंटर्स पे। सर मैं किन इनकाउंटर्स पे जो नवीद सईद ने किए, और उसके बाद नवीद सईद का जो अंजाम हुआ। देखिए, नवीद सईद के जो है ना जी एनकाउंटर्स, उसमें परवेज़ उर्फ पेजा, और इसी तरह से
नाजी भट्ट, नाजी भट्ट है, फिर एक आध वो छीमा साईवालिया हाँ, और हुमायूं गुजर। बस ये तीन चार जी ठीक है। इसमें अब ये मशहूर है हनीफा बाबा के मुतालिक। हाँ, ये इसकी तो दोस्ती थी उसके साथ। हनीफा बाबा नवीद सईद के बरखुरदार थे। नवीद सईद ने मैनेज किया हनीफा बाबा की गिरफ्तारी को, और वो एनकाउंटर किए मियां शफकत, जो इस वक्त डीएसपी चूंग है। समझ रहे हैं जी? तो नवीद सईद की जो वजह शोहरत है वो बुनियादी तौर पे एनकाउंटर्स नहीं है। नवीद सईद का, उसकी दिलेरी, उसके पित्ते का दम, मतलब ऐसे बहुत से वाकयात जिसमें किसी अफसर ने वजन नहीं उठाया तो नवीद सईद ने क्या गाली कोई नहीं, असी लित्र मार देने, हम कर देते हैं। ये वाकयात किसी सीनियर कमांड ने कहा कि जी ये ऐसे कर दो, तो बड़े बड़े अफसरान ने, मतलब एक वाकया ऐसा है, मैं वो वाकया नहीं बयान करना चाहता, आबिद बॉक्सर ने इनकार किया, नवीद सईद ने कर दिया। जब आप अपने लिमिट्स क्रॉस करते हैं, हाँ, हाई एप्स की सारी बात मानते हैं। हाई एप्स की सारी बातें मानने के साथ साथ जब आप गैर इंसानी रवैये इख्तियार कर लेते हैं, तो गैर इंसानी रवैयों के नतीजे में जब आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आप कब्ज़ा माफिया के भी साथी बन जाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक, फिर आप बदमाशों से भी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। नवीद सईद की इन्हीं एक्टिविटीज़ को, ये जो एनकाउंटर्स एक दौर में उन्होंने किए उस वक्त की हुकूमत के शेल्टर में, उसका नतीजा ये निकला कि जब 99 में कू हुआ, परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए, तो हुकूमत चेंज हो रही है ना, तो नवीद सईद जो है वो ज़ेर अताब आ जाते हैं। नवीद सईद को फिर एक वक्त में यहाँ से फरार भी होना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। लंदन जाते हैं, चूँकि उनकी बेटी भी और उनकी बेगम भी वो वहाँ की नेशनल थी, वो चले जाते हैं लंदन, वहाँ पे रहते हैं, छुप के वक्त गुजारते हैं। यहाँ पे उन्हें दहशत गर्दी की अदालत से 3 साल की सज़ा भी हो जाती है। नैब की अदालत से उन पे जो इंक्वायरी चल रही थी, उस इंक्वायरी में नैब की अदालत से उनको 3 साल की सज़ा हो जाती है। ऑल्दो एक वक्त आता है कि नवीद सईद वापस आ जाते हैं कुछ अरसे बाद, एग्जाइल में रहने के बाद वो हालात दुरुस्त होते हैं, फिर मामलात तब्दीली की तरफ जाते हैं, मामलात दुरुस्त होते हैं, तो नवीद सईद वापस आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर नवीद सईद जायदाद के मामलात में, प्रॉपर्टीज़ के चक्कर में, बाबर नाम सुना होगा, बड़ा मारूफ मशहूर किरदार है, बाबर उनको कत्ल कर देता है, हमलावर होता है। ये वही था जिनका पार्टनर बना रहा और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जायदाद की देखभाल भी की। अब नवीद सईद का वो जो मर्डर है, उसका 2 पैसे मोल नहीं पड़ा। पुलिस ने भी ऑन नहीं किया, वो आज आज़ाद है, जिसने किया बाबर ने, वो आज़ाद है, सब के सब। 2 पैसे का उसकी कीमत नहीं। अच्छा, हमने तो सुना है कि जो वर्दी पे हाथ डालता है या जो पुलिस वाले को कत्ल करता है, पुलिस ने डिसऑन कर दिया। अच्छा, डिसऑन कर दिया, बिल्कुल सही है। पुलिस ने डिसऑन कर दिया उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। और फिर यही वो कहते हैं कि सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, एक ही वो क्या हो गया और सब कुछ पलट गया। तो जब ये मामलात पलटते हैं तो फिर नतीजे भयानक हुआ करते हैं। तो जो दूसरे हैं आबिद बॉक्सर, वो भी CCD1 का सुर्खेल थे। आबिद बॉक्सर को हम एंड पे डिस्कस करें। चले एंड पे करेंगे। दूसरा किरदार कौन सा? दूसरा किरदार है जी हमारे पास आशिक मार्थ। अच्छा, आशिक मार्थ। आशिक मार्थ का नाम आपने सुना होगा? सुना हुआ, नाम सुना हुआ। बहुत बड़ा किरदार, पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा नाम, आशिक मार्थ। आशिक मार्थ के मुतालिक एक जो बात बड़ी मशहूर थी, ये झंग के रहायशी हैं, वहीं पे पुलिस सर्विस इन्होंने ज्वाइन की और फिर पंजाब कांस्टेबलरी में थे, तो इनसे कुछ काम लिए जाने थे। अहमद खान चद्दड़ थे, वो किसी काम के सिलसिले में, किसी तफ्तीश के सिलसिले में इनको लाहौर लेके आते हैं और फिर बाद यही पोस्टिंग हो जाती है। हाजी अबूबकर रहमान साहब के भी मंजूर नज़र हो जाते हैं और अहमद रज़ा ताहिर साहब के भी मंजूर नज़र हो जाते हैं। गुलशन रावी, सब्ज़ाज़ार, नौलखा और ये स्पेशल स्क्वाड्स के वो यहाँ पे, और बेशुमार एनकाउंटर्स हैं। अच्छा, एनकाउंटर आबिद बॉक्सर के भी बहुत करीबी, इकट्ठे मिल के काम किया इन लोगों ने।
आबिद बॉक्सर के साथ भी आशिक मार्थ ने मिल के काम किया, और कुछ नहीं, कमोबेश कोई 13 एनकाउंटर्स हैं आबिद बॉक्सर की हमराई में आशिक मार्थ के। अच्छा। लेकिन आशिक मार्थ की निस्बत ये मशहूर था कि वो मामलात में लोमड़ी की तरह चालाक और बहैसियत इंसान गीदड़ की तरह बुज़दिल, अच्छा, दलेर शख्स नहीं थे। ठीक है। ये इसके अलावा वो किसी के खैर खा भी नहीं थे, अच्छा, दोस्तों के साथ नहीं थे, दोस्तों के साथी भी नहीं थे, खुद गर्ज थे, सेल्फिश थे। इंतहाई सेल्फिश थे। जुल्म सितम की इंतहा रखी थ्रू आउट अपने करियर में। आशिक मार्थ बेतहाशा एनकाउंटर्स हैं, कोई एनकाउंटर्स अनगिनत हैं, सैकड़ों हैं। मतलब एनकाउंटर्स को अगर आप काउंट करना चाहें तो वो मतलब बिल्कुल सही है। और ये सारे किए पुलिस अफसरान के कहने पे, हाई एप्स के कहने पे। ये सब के सब वो CCD-1, आप ये समझ लें कि ये तय था कि जितने खतरनाक मुल्जमान हैं, जितने खतरनाक डाकू हैं, डकैत हैं, राहजन हैं, उन सबको फारिग करना। बिल्कुल सही है। CCD आज की कामयाब क्यों है, ये हम आगे चल के बात करेंगे। CCD की कामयाबी की बुनियादी वजह एक ही है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। काम वही हो रहा है, हाँ, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, हाँ, तरीका बदल गया। तरीका बदल गया। ऑल्दो CCD के जो एनकाउंटर्स हैं वो पैदर पै दर्जनों के हिसाब से होते चले गए, इनकी तादाद 1000 तक पहुंच गई। इसके बावजूद CCD की कामयाबी की एक वजह है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ये जो आशिक मार्थ हैं, इनका मैं एक दो आपको छोटे छोटे वो वाकयात बताता हूं कि जिनके नताइज बड़े भयानक हुआ करते हैं। सांदा के इलाका में एक मोटरसाइकिल स्नैच होती है, 3 लोग वो मोटरसाइकिल स्नैच करते हैं। ठीक है। कितने लोग स्नैच करते हैं? 3 लोग। 3। उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो सख्तगीर हैं, एक ऐसा है जो सख्तगीर नहीं है, नौ आमोज है। वो जो 2 लोग हैं उनके पास कुछ पैसे भी हैं, और जो नया है उसके पास कुछ पैसे भी उसके नहीं पास पैसे नहीं है। वो 2 लोग अपनी जान खलासी करा लेते हैं। वो जो तीसरा है उसके पास जान खलासी के लिए है। उसको पता नहीं हाउ टू डील विद द पुलिस। वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। ये बात मुझ तक भी आती है। वो पुलिस ऑफिसर वहां पे आशिक मार साहब को रिक्वेस्ट करता है कि देना लात हौला रखिया जी, सर जी 2 बंदे तुसी छड़ देते ने। हाँ, ते ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ही मोटरसाइकिल स्नैचिंग च, ते जरा हाथ हौला रखिया जी। जो इसने किया है वो उस हद तक इसको आप रखिएगा। आशिक मार साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते, पुलिस ऑफिसर की नहीं सुनते। वो पुलिस ऑफिसर मुझे भी फ़ोन करता है कि सर आप ही मार साहब को कह दें। वो जो बताता है मुझे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है जी कि ये जो शख्स है इसकी 7 बहनें हैं और ये 7 बहनों का इकलौता भाई है। अगर कोई ख़ास मेहरबानी हो सकती है तो करवा दें, कि इसको कहीं वो लंबी चौड़ी फहरिस्त ना बना दे मुकदमा जो इसने किया ना डाल दे इस पे। मैं भी फ़ोन करता हूँ आशिक मार साहब को कि सर इतने हाथ हौला रखना, उन्ना की करना जिन्ना कहने कीता है। और वो मुझे कहते हैं इट्स ओके फाइन, ऐसे ही होगा। ये शाम का वक्त है, को 8 बजे का या 9 का होगा। रात 11 बजे मुझे कॉल आती है उसी पुलिस ऑफिसर की कि वो 7 बहनों के इकलौते भाई को एनकाउंटर में मार दिया गया। और आपकी रात 8 बजे बात हुई है कि हाथ हौला रखना, और दूसरे ने भी यही कहा। वो जो था ना लड़का, हाँ, मैं उसके जनाजे में गया, क्योंकि वो जो पुलिस अफसर था वो उनका महल्लेदार था। आप जा रहे करीब से जानता था वो। मैं उसके जनाजे में गया। वहां पे जो मैंने हालत देखी है ना सर, 7 बहनों की जिनका वो इकलौता भाई था, आप यकीन करें उस दिन मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि आशिक मार्थ भले बहुत बड़ा क्राइम फाइटर
भले क्राइम के अगेंस्ट एक बड़ी जंग लड़ने वाला जंगजू, अब इसका सवाल शुरू हो जाए। लेकिन अब आशिक मार्त के साथ अच्छा नहीं होगा। फाइनली आशिक मार्त साहब को महकमे ने डिसोन किया एक वक्त में आके। आशिक मार्त साहब बर्खास्त हुए। इत्तफाकन उन्होंने अच्छे वक्त में LLB कर लिया था और वो प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी थी, तो उनकी रोजी रोटी चलती रही। लेकिन डिपार्टमेंट ने उनको डिसोन किया एक वक्त में आके। वही दौर जिस दौर में नवीद सईद डिसोन हो रहे हैं, वही दौर जिस दौर में आबिद बॉक्सर डिसोन हो रहे हैं, उसी दौर में आशिक मार्त भी डिसोन हो रहे हैं। और वही दौर जिसमें वो क्या तारिक कंबो डिसोन हो रहे हैं, ये वही दौर है। हाँ, तारिक कंबो को क्यों डिसोन किया? वो भी मैं पहले ज़रा आशिक मार्त साहब को एंड कर लें। अच्छा। आशिक मार्त साहब को बेटियां ही बेटियां थी उनकी, हैं। उनके जायदाद के मसाइल बन गए, उनको कत्ल कर दिया उनके ही एक करीबी रिश्तेदार ने, जो कि इश्तिहारी मुजरम था। आशिक मार्त साहब, उनके कत्ल का भी कुछ नहीं बना, क्योंकि डिपार्टमेंट पहले डिसोन कर चुका था। फिर उनके ख़ानदान में वो जायदाद के मसाइल बने और उनके बच्चे लावारिस हो गए। अब आ जाते हैं तारिक कंबो। तारिक कंबो फैसलाबाद से बिलोंग करते थे। शाइनिंग स्टार, जेन्युइन खिलाड़ी, बहुत जल्दी इंस्पेक्टर, और फिर कहते हैं बड़े ज़हीन आदमी थे, बहुत ज़हीन, पढ़े लिखे। इस वक्त उनका एक बेटा माशाल्लाह शाहजेब तारिक कंबो, वो इंस्पेक्टर है, और माशाल्लाह उनकी बेटी जो है उसने CSS किया, सिविल सर्विस में गई है। तारिक कंबो वो शख्सियत हैं जिनको सेक्टेरियन टेररिज्म के अगेंस्ट चुना गया। हाँ, ये वो दौर था जब सिपा साहबा और दीगर लश्करी जंगवी वगैरह। एग्जैक्टली। तारिक कंबो ने अनगिनत एनकाउंटर्स किए हैं। ठीक है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का जो नाम है ना, वो 2-3 लोगों को ही मिला है। ये नवीद सईद को नहीं दे सकते। नवीद सईद को आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ये आबिद बॉक्सर का है, आशिक मार्त का है, तारिक कंबो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। तारिक कंबो ने, आपको एक वाकया याद दिला दूं कि रायवन रोड पे एक कॉन्वॉय पे पुल के नीचे बम रखा गया था। बिल्कुल 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 ऐसे नवाज शरीफ साहब का कॉन्वॉय था, रियाज बसरा की जानिब से वो कोशिश थी, वो भी तारिक कंबो के क्रेडिट में है। वो सारा, वो भी एनकाउंटर हुए। फाइनली अब तारिक कंबो आ गए ज़ेरे अताब, डिपार्टमेंट डिसोन कर गया। उनको तू कौन है? ये वो वक्त है सर जब तारिक कंबो को थ्रेट्स मौसूल होने लगी। किसकी तरफ से? ये वही सेक्टेरियनिज्म जब था, और उन्हें बताया गया कि तुम्हें अगले 7 दिनों में हलाक कर दिया जाएगा। और ये DSP थे तब? ये DSP थे। तारिक कंबो को खुद भी अंदाजा था। 2 हुफ्फाज थे, हाफिज़े कुरान, उनका एनकाउंटर था। आबिद बॉक्सर ने इनकार कर दिया था। अच्छा। लेकिन तारिक कंबो ने उन दोनों हुफ्फाज को, थे वो मिलिटेंट, उनका एनकाउंटर किया। और तारिक कंबो खुद अपनी ज़बानी ये कहा करते थे। बड़ा मीठा इंसान था। बड़ा दुख हुआ जिस दिन वो शहीद हो रहे हैं। मैं, तारिक कंबो और इस तरह से 3-4 और पुलिस ऑफिसर, हम इकट्ठे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में SP हेडक्वार्टर के दफ्तर के सामने मौजूद थे। वहाँ पे हमारी मौजूदगी में हमारे सामने वो वहाँ से रवाना हुए हैं। सर ये वो वक्त है कि उस वक्त तारिक सलीम डोगर, उनको भी थ्रेट हुई। DIG को? जी। SSP उनको भी थ्रेट मौसूल हुई कि अगर तारिक कंबो को सिक्योरिटी दी तो आपके साथ ये कुछ हो जाएगा। अच्छा। उनको चंद एक बातें बताई गई। सिक्योरिटी विड्रॉ होगी तारिक कंबो की। जी सर। SSP ने सिक्योरिटी विड्रॉ कर जी दी? सर। क्योंकि उन्होंने बहुत घरेलू बातें बता दी जी कि ये रूटीन है, यहाँ जाते हो, बच्चे यहाँ होते हैं जी, तो वो डर गए। सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई तो मांगी नहीं गई सिक्योरिटी तारिक कंबो गए। हाँ, तारिक कंबो गए और भी कुछ 2-1 ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे। आबिद बॉक्सर भी वहीं मौजूद था उस वक्त। तारिक कंबो ने चिट भेजी SSP साहब को मिलने के लिए, इसी हवाले से हाँ, रिक्वेस्ट की कि मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ ना करें, मुझे ये थ्रेट मौसूल हुई है। चिट गई। ऐसा हो जाता है कि वो जो होता है ना चिट लेके जाने वाला,
वो बता भी दिया करता है बाज़ औक़ात आगे सर कि साहब जी साहब ने नहीं जे मिलना, मैं चिट्ठ 2 बारी सामने रखी है, उन्होंने चुक के साइड ते रख दी। हाँ बिल्कुल बता देते। तो जे सर उन्होंने बुलाना होंदा ना, वैसे तुसी इंतज़ार कर लो, निकलणगे ते मिल लेना, हाँ बाहर भी तो जाना ने ना, लेकिन उन्होंने तुहानूं बुलाना कोई नहीं जे। तारिक कंबो को वहाँ पे मौजूद पुलिस अफसरान ने इतने इतने मोटे आंसुओं के साथ रोते हुए देखा है, विटनेस है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसको धमकियां मिल रही हैं उसको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। जी सर। नतीजतन तारिक कंबो, वो जो थी ना हुफाज की माँ, हाँ उसने ये कहा था कि मेरी बददुआ है कि तू भी सड़कों ते, जिवें मेरे बच्चे जड़े ने वो गए ने इस दुनिया तो, तू भी सड़कों ते जावें। ओए होए होए और तारिक कंबो ये अपने कोलीग्स में ये बात किया करते कि थे मुझे डर लगता कि है। मुझे ना मेरा दिल जो है ना वो मुतमईन नहीं है। डर नहीं, डर तो उसके बंदे के पित्ते में था ही नहीं। हाँ। ये जो आंसू थे ना, वो दिल बर्दाश्ता होने के आंसू थे। कि जिस डिपार्टमेंट के लिए मैंने ये कुछ किया, जिनके कहने पे किया, वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे, तो ज्यादती तो है ना सर। बड़ी ज्यादती है। वो दिल बर्दाश्ता हुए, वो दुखी हुए। दुखी हो जाता है इंसान। हाँ, बिल्कुल आपने डिपार्टमेंट के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया हो, अपने अपना खून पसीना फैमिली दिया दांव हो, पे लगा दिया अपनी फैमिली दांव पे लगाई हो। हम जब घरों से निकलते हैं ना सर, हमारे बच्चों के पीछे गनमैन नहीं खड़े होते। गनमैन और सिक्योरिटी कलगी वालों के पास होती है। साढ़े बच्चों ने स्कूले भी कल्ले जाना होंदा है, साढ़े बच्चों ने हस्पतालों 'च भी कल्ले जाना होंदा है, Shopping भी साढ़े कल्ले बच्चों ने बाजारां 'च खरीदो फरोख्त से भी कल्ले जाना होंदा है। तो ये बड़ा हौसला है सिपाही से लेके डीएसपी तक, एसपी फिर हाँ मामूली सिक्योरिटी कुछ सिक्योरिटी मिल जाती है उसको। वो तो ले भी लेता है ना। रैंक्स वाला नहीं, रैंक्स वाले को फिर भी मिन्नतें करके लेनी पड़ती है। अगर वो किसी की पोस्ट पे हो तो सिक्योरिटी है, अदरवाइज वो भी रूल रल जाते हैं। ये भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे ना, ये नूरी और खाकी वाला कॉन्सेप्ट। सर तारिक कंबो को शहीद कर दिया गया। मुझे वो सीन याद करके बड़ा हो रहा है कि इतना अफसोसनाक कि वो सिक्योरिटी लेने के लिए गया, एसएसपी के दफ्तर के बाहर खड़े रहे तारिक कंबो साहब, और उनको अंदर नहीं बुलाया गया, सिक्योरिटी नहीं दी गई। बहुत बड़े बड़े एनकाउंटर्स करने वाला तारिक कंबो बिलाखिर सितम ज़रीफ़ी डिपार्टमेंट ने एक तरह से डिसोन कर दिया, सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। और फिर उनका बेटा उसी डिपार्टमेंट में मौजूद है। उनका बेटा उसी डिपार्टमेंट में मौजूद है, लेकिन यकीनन उसने बहुत सबक हासिल किए होंगे। बहुत, उसने अपनी हदें मुतय्यन कर ली होंगी। उसने अपनी हदें भी मुतय्यन कर ली, और मेरे साथ उसने कुछ काम किया हुआ है शाहजेब ने। हमने कुछ एक लॉ एंड ऑर्डर, कुछ एक सिक्योरिटी ड्यूटीज़ इकट्ठे की हैं। बड़ा खूबसूरत बच्चा है, लेकिन F-16 की तरह सीधी 90 डिग्री परवाज नहीं करता। ये आपने सिखा दिया होगा उन्हें कि बड़ा नहीं सोच समझ के कदम नहीं रखना। सर, उसके साथ जो तजुर्बे हादसा बहुत- पेश आ गया ना, बहुत कुछ सिखा देते हैं। जिस बच्चे का बाप ने भी नसीहत की होगी ना, यकीनन की होगी, जाहिर है। तो वो शाहजेब तारिक कंबो उन एक्टिविटीज़ में अब यानी डीएसपी तारिक कंबो को भी डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी नहीं नहीं दी। इस वजह से उनकी डेथ हो गई। अब सर इसके बाद आ जाते हैं करामत भट्टी साहब, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अच्छा, ये भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। ये कौन से दौर हैं सर? ये वो दौर हैं, राना मकबूल साहब का दौर है, अहमद रज़ा ताहिर साहब का दौर है, हाजी हबीबुर रहमान साहब का दौर है, फतावा मौजूद है। उमर विरक भी इनमें एक हाँ, बड़ा करेक्टर किरदार है, बहुत बड़ा करैक्टर है। उमर विरक भी इसी ऑल्दो उमर विरक साहब के क्रेडिट पे पर्सनली फिजिकली एक भी एनकाउंटर नहीं है। उनकी टीम्स ने सैकड़ों नहीं हजारों हाँ, बड़ी बड़ी नाम कार्रवाइयां कमाया। की हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी गैंग्स अरेस्ट किए हैं, बड़े बड़े डाकू पकड़े हैं, बड़े बड़े डाकू पकड़े हैं। ऐसे बड़े बड़े नाम उनके क्रेडिट पे हैं कि आप यू नेम द डेकॉइट जो उमर विरक की टीम ने अरेस्ट ना किया हो। फ़याज़, टुंडा, बशीर नियाजी वगैरह, ये सारे, राना हसीब, ये सब उनकी टीम का हिस्सा थे। ऑल्दो उनके अपने क्रेडिट पे ज़ाती तौर पे एनकाउंटर नहीं है। ठीक है। जैसे आबिद बॉक्सर के तमाम एनकाउंटर फिजिकली हैं,
जैसे कि तारिक कंबो हैं, उनके तमाम के तमाम एनकाउंटर फिजिकली हैं। आशिक मार्थ हैं, तमाम के तमाम एनकाउंटर फिजिकली हैं। इसी तरह से ये करामत भट्टी साहब हैं, तमाम के तमाम एनकाउंटर्स फिजिकली। इसलिए इनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं। ठीक है, भट्टी साहब करामत भट्टी साहब कांस्टेबल भर्ती होते हैं और बेशुमार एनकाउंटर्स आबिद बॉक्सर के साथ भी ये रहे, मंजूर नज़र थे। फिर एक वक्त आया जब ये डिसोन कर दिए गए तो इनके खिलाफ एक मनशियात का मुकदमा दर्ज हो गया। झूठा मुकदमा। ये जेल गए। ये क्यों किया? हुक्म मानने से इनकार किया? नहीं, हुक्म मानने से इनकार नहीं किया। जब आपसे बदला लेने की ठान ली जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो बदला कौन लेता है? सिस्टम में बहुत से लोग मुखालिफ भी होते हैं। हो जाते हैं, हो जाया करते हैं। अच्छा, करामत भट्टी साहब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उन पर मनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज जी बिल्कुल, करामत भट्टी साहब पे मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें जेल भेजा गया। वो सर ज़हनी मरीज हो गए। जाहिर है उन्होंने किया ही नहीं, तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम। उन दिनों में आबिद बॉक्सर भी जेल में था। इनकी मुलाकात हुई? आबिद बॉक्सर ने तो उनको बचाया, वरना वो शायद जेल में खुदकुशी कर लेते। क्या गपशप हुई मुलाकात में? मुलाकात के दौरान बस वो कहते हैं कि जी वो ज़हनी तौर पे इतने अपसेट हो चुके थे, इतना उनको वो मतलब ज़हनी दबाव में थे, इतने प्रेशर में थे कि समझ नहीं आती थी कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। फिर वो इतने शदीद बीमार हुए कि जांबर नहीं हो सके। गम यही ना कि जिस डिपार्टमेंट के लिए सब कुछ किया, अपनी ज़िंदगी दे दी, उसने देखें क्या किया कि मनशियात कभी उन्होंने पी नहीं होगी, बेचना तो दूर की बात, कि उन पर यह FIR दे दी। इसी तरह से सर फिर हुए हैं राना फारूक। राना फारूक वो शख्स हैं कि जो मज़र तिब्बी वाला एनकाउंटर है, हाँ बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान जब वज़न उठाने से इनकारी हो गया था कि परे परे हो जाओ, सानू पता ही नहीं। तो ये वो राना फारूक उस वक्त SHO हंजरवाल थे। उन्होंने कहा ले आओ दियो, मैं हूँ ना। ये वो राना फारूक है। राना फारूक ने मेरा ख्याल में अगर मैं काउंटिंग करूँ ना जी, तो कोई 100 से ज़्यादा गैंग्स को अरेस्ट किया हुआ है। लाहौर के बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स में इनका शुमार होता था। आज बड़े बड़े नाम हैं, ये राना फारूक, करामत भट्टी, आशिक मार्थ, आबिद बॉक्सर, तारिक कंबो, ये वो नाम हैं जो पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली लिखे में। अगर ये इनके कारनामे अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखे जाने के लायक होते तो आप यकीन कीजिए ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा होते। तो राना फारूक ने लाहौर को अपना खून पसीना दिया। हर वो डाकू राना फारूक के क्रेडिट पे है उसकी अरेस्ट, कि जो सबके लिए नासूर बन जाया करता था। यानी राना फारूक ने लाहौर को क्राइम से पाक किया, गैंग से पाक किया। अब फाइनली राना फारूक की टीम किसके साथ थी? आबिद बॉक्सर के साथ। 13 एनकाउंटर्स हैं राना फारूक के क्रेडिट में। और फिर 1999 में इन्हें भी डिसोन कर दिया गया। क्यों? रजीम चेंज। राना फारूक फारक, राना फारूक साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया शेखुपुरा। शेखुपुरा के मुतालिक कुछ नहीं जानते थे, इंफॉर्मेशन नेटवर्क मजबूत नहीं था। जानबूझ के वहां पे ट्रांसफ़र किया गया। जानते ही नहीं थे शेखुपुरा के बारे में। और फिर फाइनली एक दिन राना फारूक को शेखुपुरा के एक इश्तिहारी मुजरम ने शहीद कर दिया। नवीद सईद, आशिक मार्थ, तारिक कंबो, करामत भट्टी रुल गए, टगामुल नहीं पिया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के मुल्क और कौम की खिदमत की, संगीन नौयत के डाकुओं को, कातलों को, रेपिस्ट को, अगवा बराए तावान के मुल्ज़मान को, टेररिस्ट को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, उनमें से सिर्फ 3 बचे। एक आबिद बॉक्सर, एक उमर विर्क और एक राव अनवार, कराची। हाँ बिल्कुल ऐसे। बाकी सब किसी ना किसी वजह से या तो शहीद कर दिए गए या फिर उनका नामो निशान। तो ये हमारा आज का पॉडकास्ट अगर CCD के लोग और मोहम्मद अली भट्ट जो आपके दोस्त वगैरह हैं वो देखेंगे तो वो तो बड़े मायूस हो जाएंगे। नहीं, मायूसी नहीं है सर, मायूसी नहीं है। अच्छा, क्या सिपाही मायूस नहीं हुआ? क्या ना करें फिर? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमें CCD क्यों कामयाब है। CCD की कामयाबी की सिर्फ एक ही वजह है। CCD ने रिकवरीज
हाँ। कब्जे, उसमें हाथ नहीं डाला। उन्होंने जीरो। ये जनाब कोई ब्रॉथल हाउस है, कोई जुआ खेल रहा है। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने इख्तिताम पे ले गए हैं कि CCD-1 नाकाम इसलिए हुई। CCD-1, CIA, हाँ। OCU करते यही कुछ थे। लेकिन क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो था उसके अगेंस्ट वो फाइट करते थे। हार्डन क्रिमिनल्स उनके दौर में भी बेतहाशा एनकाउंटर हुए, इतने फ्रीक्वेंट रैपिड नहीं हुए। लेकिन CCD की जो कामयाबी की बुनियादी वजह है वो है रुपए पैसे के लेन देन में जीरो। भूखे मर गए, रोटी खाणू कोई नहीं, जान छुड़ा छुड़ा के भागते हैं। अच्छा, ये इसलिए क्योंकि इन्होंने माजी से सीखा है। चट्टा साहब ने स्टार्ट में कह दिया था। चट्टा साहब तो अल्लाह माफ़ी दे, उन्होंने ना ऐसे कुंडा डाल के ना नाक में वो जैसे शुद्ध कर देते ना, शुद्ध कर देते, उन्होंने शुद्ध कर दी हुई है फोर्स। वो शेखुपुरा में एक वाकया पेश आया था, CCD इंस्पेक्टर था, जो मर्जी हो, वो कहते हैं कि कानून से मुबर्रा कोई नहीं है, तो ये उन्हें मालूम था। अच्छा, अब जो ये पुलिस ऑफिसर्स हैं, हाँ, इसमें मेरी जानिब से आपने सवाल कर दिया ना कि क्या, देखिए एक तो ये कि वही बात जो परवाज पे हमें हमारे बुजुर्ग दोस्त ने समझाई थी कि बाबरो सन 65 जेड़ा तेरा बहु उड़िया ना MM आलम, उसने डूई डांग देखना, अगला टाउन हाल दे बाहर टांग छोड़िया। कोई बाइज्जत तरीके से कोई प्लेटफॉर्म बनता, त्यारा उस पर लैंडिंग पोजीशन में होता, वो उसके पीछे किला दे के उसको टाउन हाल के बाहर टांग, तो वो उन्होंने मिसाल पेश की। परवाज नहीं ऊंची। देखिए सर, क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? नो डाउट CCD की कार्रवाई की वजह से 70 से 80% जराइम कंट्रोल हुए हैं। आप सहबान, सहाफ़ी सहबान इल्ज़ाम आयद करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे, थाना पुलिस पे, ऑपरेशंस पुलिस पे कि जी ये क्या करते रहे जनाब 78 साल जो CCD ने कारनामा सर अंजाम दे दिया। सर CCD को लगाए ना कज़ाफ़ी स्टेडियम ड्यूटी पे, CCD को लगाए ना जनाब उधर मेला चिरागा की ड्यूटी पे। हाँ, फिर CCD भी नाकाम हो जाएगी। सर थाने ने 24 आवर्स इलाके का लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, जलसे जुलूस भी देखने हैं। नबीना जब हड़ताल करेंगे तो इन्होंने चौक के नीचे उनकी भी निगरानी करनी है। और फिर लोकल पुलिस ने यंगो रक्षा में सवार खवातीन की वजह से मुअत्तल भी होना है। आप तो पुलिस वालों को मजलूम बना के पेश कर रहे हैं। तो सर मजलूम ही है। कैसे? पुलिस से ज़्यादा वल्नरेबल कौन है सर? जिसकी तनख्वाह 10 तारीख को ख़त्म हो जाती है। तो ना खर्चे करें। हाँ, वेरी नाइस। ये कैमरामैन बैठे, इनकी 5 को ख़त्म हो जाती है। नहीं सर, इनकी तनख्वाह कितनी है? सर उनसे तो कम है। कैदो बंद में, बेल्ट में बंधा हुआ शख्स रहने के लिए अच्छी रिहाइश ना हो, किरायों पर रुल रहा हो, या वो पिंड में बच्चे बैठे हो, तो इसका बदला आवाम से लेगा वो? अपने से नहीं, कोई बदला नहीं लेते। तो ये जंजीरों में बांध के क्यों रखा फिर काना में? नहीं देखें सर, वो भी ना, वो एक अलग से बड़ा नहीं, वाकया अलग है। से क्या मतलब, पुलिस ने अपनी इमेज खुद खराब किया ना सर। वो एक अलग से बड़ा वाकया है। पुलिस ने कोई इमेज खराब नहीं किया। हुआ क्या है, पुलिस को आप ओन ही नहीं करते। आप पुलिस को समझते हैं कि ये कोई खलाई मखलूक है, ये वो एलियंस हैं। देखिए सर, क्वालिटी ऑफ, जब तक तो आप कहते हैं पुलिस रिफॉर्म्स, कभी आप पुलिस की यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, कभी आप पुलिस को नाम नया दे के जराइम की बेखकनी के लिए आजमाते हैं। गोया कि आपने मुख्तलिफ नौइयत की लेबॉर्ट्रीज बनाई हुई हैं। उस वक्त तक 3 काम इंतहाई बेसिक हैं जो ज़रूरी हैं। नंबर 1, पुलिस अफसरान के बच्चों के लिए सरकारी पुलिस का स्कूल। हाँ, इसके मैं हक में हूँ। और एजुकेशन सिस्टम, और इसके साथ साथ और हेल्थ फैसिलिटीज़ के उनको दर बदर गलियों के क्वैक्स की नज़र ना हो जाएं। और तीसरा, उनकी रहाइश कॉलोनीज होनी चाहिए। पुलिस अफसर को पता हो कि मेरे बच्चे महफूज हैं एक गेटेड कम्युनिटी में। ये बिल्कुल सही है, ये मैं आपके साथ हूँ। फिर पुलिस भी इस बात पे हल्फ दे कि वो इस तरह की हरकत नहीं होगी। मैं बताता हूँ ना कि क्यों नहीं होगी। जब आप पुलिस में जितनी भी कारकर्दगी से मुताल्लिक मामलात हैं, उस पे हमें एक बाकायदा SOP बनानी होगी। अभी नहीं बनी हुई सर। वो SOP क्या है ना, तू 100 पर्चा देना है, तू चलान करने 25 मुकदमे। नो सर, दिस इज रॉन्ग। क्वालिटी क्या होना चाहिए, आपकी इवैल्यूएशन ये होनी चाहिए कि इस शख्स ने, इस थानेदार ने, इस इंस्पेक्टर ने किस क्रिमिनल को पकड़ा है, कौन सा बड़ा गैंग अरेस्ट किया गया है,
इसके आफ्टर शॉक्स क्या हो सकते हैं? बिल्कुल किस सही गैंग है, को अरेस्ट बिल्कुल किया? सही है। मुकदमे चलान करना है, फड़े निके 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 बांदर फड़ के उन पे डुगडुगी बजा ली और उनको आपने आगे जेल भिजवा दिया? नो सर। अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करना शुरू करेंगे ना, इस पे अगर आप गौर गौर शुरू करेंगे तो आपको एक दुआने का बंदर नहीं मिलेगा गिरफ्तार किया हुआ। बिल्कुल सही है। अगर सीसीडी की जानिब से फेस सेविंग ना हो, अगर सीसीडी हाथ ना बटा रही हो, तो हम फिगर वर्क में इस हद तक आगे निकल चुके हैं। अच्छा, ये जो रायवंड वाला वाकया हुआ है जिसमें एसएचओ जका जो हैं वो उनको सस्पेंड किया गया, फिर उसके बाद बहाल किया गया, फिर सस्पेंड किया गया, ये क्या सूरत हाल है? उसने दरिया पंचकोरा में छलांग लगाई है, खुद नजर आ रहा था कि ये ठाठे मारता हुआ सैलाबी पानी है, तो उसने उसमें छलांग लगा दी। उसका काम ही नहीं बनता था, उसे वहां उनको मरने देना चाहिए था। वो तब उनमें मदाखलत करता जब एक 15 पे कॉल होती, या यंगो ड्राइवर का सर फट चुका होता, या किसी खातून के साथ ज्यादती अच्छा, वो हो जाती। सोशल मीडिया पे तो आ रहा है कि ख्वातीन का एहतजाज था, कोई असातिज़ा का। वो खवातीन एक यंगो रिक्शा में अपने घरों को जा रही थी, ठीक है। रायवंड के इलाका में एक मकाम से गुजर रही थी। वहां पे ड्राइवर के साथ तलखी हो गई उन चारों खवातीन की। लोकेशन को लेके? लोकेशन को लेके नहीं, वो कह रही थी कि हमें इस रास्ते से लेके जाओ। ओके। उन्होंने कहा जी ये रास्ता हमारी लिस्ट में ही नहीं है, ये गूगल मैप पे भी नहीं है, आपने मुझे गाइड करना है, राइट मुड़ जाओ, खब्बे मुड़ जाओ, सज्जे मुड़ जाओ, मैं ऐसे अननोन रास्ते पे नहीं जा सकता। ये अच्छा फैसला था मैंने उसका। गूगल मैप पे जाना है। ठीक है। खवातीन इस बात पे लड़ रही थी। उन्होंने कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं गूगल मैप छोड़ दूं, या फिर आप पहले से ये जगह गूगल मैप में एंटर कर देती, आपकी जो ड्राइव किया का रूट है। वो खवातीन इस बात पे शदीद बरहम थी, तलखी हो रही थी। जका आ गया वहां, आ बैल मुझे मार। जका ने आके वहां पे इंटरप्ट किया, मामला हल किया, समझाया, ड्राइवर को भी समझाया। ड्राइवर ने इनकार कर दिया कि जी मैं जाऊंगा ही नहीं। इसके बावजूद ये ड्यूटी लगाई कि इन खवातीन को किसी ऐसे सेफ मकाम तक पहुंचाओ जहां पे इनको नई ड्राइव मिल जाए। इस पे एग्री किया ड्राइवर ने। ड्राइवर ने उस सुनसान रास्ते पे जाने से इनकार किया। नहीं तो रायवंड में भी तो ड्राइव हो सकती थी, वहां जहां जिस पे मकाम खड़े पे थे। जहां पे वो खड़े थे वहां ड्राइव आ नहीं अच्छा, रही थी। ठीक है। वो भी एक फार फ्लंग एरिया था। तो ड्राइवर को ये ऑर्डर कर दिया कि तुम इनको उस पॉइंट तक छोड़ोगे जहां पे ड्राइव मिल जाए। ये समझा रहे थे जिस तरह से वो मोबाइल छीन रहे थे। और अब नहीं, अब आगे क्या हो रहा है? अच्छा। वो जो मोबाइल छीनने वाला वाकया है वो इसका हिस्सा नहीं है। वो क्या हुआ है, एक खातून निकली रिक्शे से, जो बैठी हुई थी, ठीक है। जो इस सारी गुफ्तगू में भी नहीं थी। उन्होंने आगे वीडियो बनानी शुरू कर दी एसएचओ की। सर हमारे गुसलखाने तक तो मोबाइल फोन पहुंच गया। पुलिस वाले की गुफ्तगू करते हुए वीडियो बनाने का मतलब है कि आपकी वीडियो वायरल होगी। हम वायरस के चक्कर में वीडियो बनाते हैं। उस एसएचओ का कसूर यह है कि उसने उन खवातीन की मदद की बगैर किसी 15 के कॉल के। अपने खवातीन फराइज तो लड़ रही हैं। सर, खवातीन लड़ रही हैं। वो खवातीन क्यों लड़ रही हैं कि उस बेचारे ने ये कहा कि मामला जब आपके हो गए हैं तो वो, आप वीडियो जरा फिर एक बार गौर से देखिएगा कि आप वीडियो क्यों बना रही हैं। उससे पहले भी उनका लहजा तल्ख था। नहीं, कोई लहजा तल्ख नहीं। अच्छा, यानी ये मामला असातिज़ा सॉर्ट का आउट हो गया। एहतजाज नहीं था। ये कोई ऐसा एहतजाज नहीं था, वहां पे कुछ भी नहीं था। वो मुसाफिर थी, यंगो वाले से उनकी झगड़ा हो रहा था। वो वहां की राहगीर थी, मुसाफिर वहां से जा रही थी, उस रास्ते से गुजर रही थी। वहां कोई एहतजाज नहीं था, वहां एसएचओ का कोई काम नहीं था। एसएचओ ने वेलने च बांह दे दी। अच्छा, फिर ये क्या कहानी है? पहले मुअत्तल हुए, फिर बहाल हुए, फिर मुअत्तल हो गए। मैं तो ये समझता हूं कि इन्हें मुअत्तल नहीं होना चाहिए था। चले, ये तो स्टांस आपका है। एक पुलिस वाला यही कह सकता है। नहीं, मैं ऑनेस्ट बात करूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए साहब, आप किसी मामले की इंक्वायरी नहीं करते, किस कानून के तहत आप सस्पेंड करते हैं? लॉ बताइए। नहीं, ये हो नहीं सकता कि अगर No. एक अफसर को पता है कि नहीं। मामला खराब हो रहा है। ख्वाब आ गया। हाँ, सर ये जो फेस सेविंग है ना, बांदरी दे पैर सड़े तो उन्हें बच्चे थले ले ले, सर ये बहुत भयानक नताइज की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बहुत पहले ये कहा करते थे कि एसपी बहुत बड़ा रैंक है। हमारे अव्वलीन जमाने में डीएसपी बहुत बड़ा रैंक हुआ करता था। जब डीएसपी आपके थाने की इंस्पेक्शन के लिए आता था तो गमलों पे कली की जाती थी,
रंग किया जाता था। और अब तो डीएसपी थाने में बैठा अब डीएसपी तके खा रहे हैं हाँ और एसपी महीनों में नजर आया करता था। मामलात एसएचओ संभालता था, डीएसपी बहुत बड़े वाक़े पे नजर आता था और जिले का सरबराह तो कभी कभार। हाँ तब सिचुएशंस खराब नहीं हुआ करती थी। अब जब वन विंडो ऑपरेशन हो गया ना जी, आपके इलाके के 10 एसएचओ हैं, 10 एसएचओ वो काम नहीं संभाल सकते अपने अपने इलाके का, तो मुमकिन है कि उन 10 एसएचओ का एक एसपी मामला संभाल ले। जब सारी की सारी जो ट्रैफिक है वो आपने अपने दफ्तर को मुंतकिल कर दी, खुली कचहरियां लगा ली तो वो हालात अच्छा तो खराब होने हैं। नहीं, आप चाहते हैं कि एसएचओ जो स्या करे सफेद करे, जो मर्जी करता रहे। आपने एसएचओ तैनात किया, हाँ आपने एसएचओ तैनात किया, एसएचओ तैनात करें ना, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पूरे का पूरा जाब्ता, जी रखो पूरी ताज़ीरात, पूरी हर चीज़ एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर के गिर्द घूमती है। हाँ बिल्कुल ऐसे है। तो वहां पे आप बटेरे मारने वाला क्यों लगा देते हैं जिस पे आपको एतमाद नहीं है? जैसे आप कहते हैं कि गवेड़िए थानेदार भी होने चाहिए 2-3। सर एसएचओ तैनात करें, फिर उस पर एतमाद करें और उसके साथ आप अपनी पॉलिसी उसे मुंतकिल करें, और फिर अगर वो आपकी पॉलिसी पे पूरा ना उतरे तो फिर उसकी इंक्वायरी करवाएं, उसको चार्जशीट करें और फिर उसको घर भेजें और ऐसा घर भिजवाएं मुअत्तली कि तो कोई फिर सजा वो नहीं। वापस ना आ सके। हाँ इंक्वायरी हो, फिर मुअत्तल ना करें, बेशक सजा दें। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अमान साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।